स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में एक सर्वे हुआ है कि बिहार में मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद कौन है, या किसके चेहरे पर लोग ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं कि ये व्यक्ति हैं जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसमें से कुछ ऑप्शन भी है जैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर। लेकिन सर्वे में जो मामला सामने आया है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। क्योंकि प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। प्रशांत किशोर अब सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की राह चुन ली है। जहाँ हालांकि नंबर 1 नहीं बन पाए हैं लेकिन टक्कर देने के मूड में। आपको बता दूं कि बिहार में सीएम चेहरे की पसंद पर लोगों का मूड बदला है। नीतीश तेजस्वी के मुकाबले प्रशांत किशोर की बड़ी छलांग सामने आई है। जब बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच जनता के मूड में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2025 में आईएससी वोटर द्वारा किए गए सर्वे के आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा चेहरा की सूची में लिस्ट में बीते 6 महीनों में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आई है, जबकि प्रशांत किशोर ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2025 में आईएससी वोटर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा चेहरों की सूची में लिस्ट में बीते 6 महीनों में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आई है, जबकि प्रशांत किशोर ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। जब फरवरी 2025 में जहां पर 41% लोग तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाहते थे, वही अगस्त आते आते यह आंकड़ा घट करके 31% पर आ गया, यानी कि 6 महीने में उनकी लोकप्रियता में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ा है। फरवरी में 15% समर्थन पाने वाले किशोर अगस्त तक 22% पर पहुंच चुके हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि जनता उन्हें एक मजबूत विकल्प मान रही है। पर नीतीश कुमार की स्थिति स्थिर बनी हुई थी, लेकिन अगस्त में उनका समर्थन भी 18% से घट करके 15% हो गया है। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी जैसे चेहरे अब धीरे धीरे चर्चाओं में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम पद के लिए व्यापक समर्थन हासिल नहीं कर पाए हैं। चिराग पासवान को जहां पर 10% लोग सीएम देखना चाहते हैं, वहीं सम्राट चौधरी भी 10% के पसंद है। चुनाव के आंकड़े में चिराग पासवान 11% के आंकड़े पर थे, जबकि सम्राट 7% के आंकड़े पर थे। जब विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये बदलाव बिहार की जनता की बदहाली, प्राथमिकताओं और फिर विकास बनाम नेतृत्व के नए विमर्श का संकेत है। जब विपक्षी दलों को जहां पर अपनी रणनीति फिर से गढ़नी होगी, वहीं पर एनडीए और फिर अन्य फ्रंट के लिए भी ये संकेत है कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। साफ है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव चेहरे, छवि और जनविश्वास के इर्द गिर्द घूमेगा। हालांकि राहत की बात है कि तेजस्वी अभी भी इस रेस में नंबर 1 पर है। दोस्तों कल अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में जोरदार हंगामा हो गया। सीएम नीतीश कुमार टोपी पहनने से इनकार कर दिया। फिर क्या था? हंगामा होना लाजमी था। पटना के बापू सभागार में अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में हंगामा हुआ। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। वे मुसलमानों से रूबरू तो हुए, लेकिन कुछ देर के लिए तस्वीर ही बदल गई। जब मुस्लिम समुदाय के एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। दरअसल कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के एक समूह ने, एक ग्रुप ने सीएम नीतीश कुमार को कुछ कागजात देने की कोशिश की। उन्हें पुलिस रोकने लगी। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद सभी ने कागजात पुलिस को सौंपा और फिर वह मुख्यमंत्री तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर गौर करने की बात कही। जब दूसरी ओर कार्यक्रम के बाद जब मुख्यमंत्री वहां से निकल गए तो मदरसा शिक्षक जम करके हंगामा और नारेबाजी करने लगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप था कि सीएम नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। ऐसे में मदरसा शिक्षकों ने जम करके नारेबाजी करते हुए अल्पसंख्यकों को धोखा देने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि मंच पर जब नीतीश कुमार को टोपी दी गई तो उन्होंने उसे जमा खान को ही उल्टा पहना दिया। इसी बात को लेकर के नाराजगी जताई गई है। आपको बता दें कि पटना के बापू सभागार और फिर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कल बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने पर ऐतिहासिक शताब्दी समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, मंत्री अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी और जमा खान भी मौजूद रहे। यह समारोह में 15,000 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का मुख्यमंत्री ने विमोचन भी किया।
दोस्तों वोटिंग का दिन बहुत नज़दीक आ रहा है और वोटिंग वाले दिन आपको पछताना ना पड़े, इसको लेकर के आप अभी से ही वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जारी हुए वोटर लिस्ट ने लाखों लोगों को चौंका दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस लिस्ट के से करीब 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इससे लोगों में ये चिंता बढ़ गई है कि कहीं उनका नाम तो मतदाता सूची से गायब तो नहीं हो गया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि ये कटौती सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और फिर इसमें उन्हीं नामों को हटाया गया है जो या तो डुप्लीकेट थे, जब मृतक मतदाता से जुड़े थे, या फिर वे लोग थे जो अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने से लोगों में बवाल उठना लाजमी है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई SIR के तहत की है, इसमें सभी बूथ और फिर जिलों से फीडबैक लेकर के ऐसे नाम चिन्हित किए गए जिनमें गड़बड़ियां थी। हालांकि इस बड़े बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और फिर आयोग को पारदर्शिता बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर मतदाता को ये जानने का हक है कि उनका नाम क्यों हटाया गया। 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन नामों को हटाया गया है उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए और हर नागरिक को आसानी से ये डेटा मिल सके। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार चुनाव आयोग ने अब पूरी वोटर लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जाकर के ये चेक कर सकता है कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। इतना ही नहीं, पारदर्शिता के लिए आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बूथ स्तर पर भी हटाए गए नामों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। हर बूथ पर एक लिस्ट लगाई जाएगी जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि किन मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए हैं। साथ ही साथ जिला निर्वाचन कार्यक्रम में भी इसकी सॉफ्ट कॉपी रखी जाएगी। इस तरह अब हर नागरिक आसानी से चेक कर सकता है कि वे आगामी चुनाव में वोट डाल पाएंगे या नहीं। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में सीधे 456 करोड़ रुपए भेजे हैं। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालिया बाढ़ से प्रभावित 6,51,000 से अधिक परिवारों के बैंक खाते में सीधे 456 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेज दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि CMO के जरिए जारी बयान में बताया गया है कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को 7,000 रुपए अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है। बयान के अनुसार ये राशि तत्काल राहत और फिर पुनर्वास के उद्देश्य से सीधे परिवारों के बैंक खाते में भेजी गई है ताकि उन्हें आर्थिक तंगी और फिर आपदा की कठिनाइयों से तुरंत राहत मिल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़ितों तक सहायता सुरक्षित और फिर पारदर्शी तरीके से पहुंचे। राज्य के प्रशासनिक सूत्रों ने बताया है कि ये हस्तांतरण डिजिटल बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया है, यानी कि डिजिटल माध्यम से पैसे भेजे गए हैं। दोस्तों राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक नई बाजी खेल दी है। मदरसा बोर्ड की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, इससे महागठबंधन की राजनीति को जोरदार झटका दिया। पल पल पैंतरा बदलने वाले राजनीतिज्ञ नीतीश कुमार का ये अंदाज पुराना है। सच है कि मुस्लिमों का वोट ज्यादातर महागठबंधन की ओर ही जाता है, मगर अपने सेकुलर राजनीति को छोड़ने जैसी गलती भी नहीं करेंगे। वहीं पर जदयू के सूत्रों के माने तो साल 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की सेकुलर राजनीति को लगभग हाशिए पर रखा। अपने शासनकाल में मुस्लिमों के विकास के लिए मदरसों को हर तरह से समृद्ध करने में नीतीश कुमार ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वहीं पर साथ ही दल भाजपा के भीतर इस बात को लेकर के असहमति भी थी। बावजूद भी 2010 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटें जीतने के कारण एक अपनी धमक भी थी, लेकिन बीजेपी से अलग होकर के जनता दल यू अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी तो फिर नीतीश कुमार के मुस्लिम प्रेम को धक्का लगा था। सूत्र बताते हैं कि जदयू के रणनीतिकारों ने राज्य के कुछ उर्दू अखबार के संपादक से इसको लेकर के जानना चाहा तो फिर जवाब मिला कि बीजेपी छोड़कर के राजद के साथ आने पर मुस्लिमों के वोट मिलेंगे। पर साल 2024 के नवंबर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो साफ कहा था कि मुसलमान लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, जिनके राज्य में मदरसे के शिक्षकों का वेतन 3 से 4 हज़ार था, आज 7वां वेतन आयोग का वेतन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इस बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें बिहार के बेगूसराय में गंगा पर बना एशिया का सबसे चौड़ा औंटा सिमरिया पुल, बक्सर थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर कैंसर अस्पताल और फिर कोलकाता की नई मेट्रो सेवाएं शामिल है। ये परियोजनाएं आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदल सकती है। कुल मिलाकर के 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का तोहफा बिहार की जनता को मिलेगा। प्रधानमंत्री का ये दौरा सुबह गया से शुरू होगा,
यहाँ वे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरे की सबसे बड़ी सौगात गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन होगा। ये इस 6 लेन पुल की लागत 1870 करोड़ रुपए है, जब पुल की लंबाई 1.86 किलोमीटर है, जबकि अप्रोच रोड सहित इसकी कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर तक फैली है। पुल की चौड़ाई 34 मीटर है, जो इसे एशिया का सबसे चौड़ा पुल बनाती है। ये पुल उत्तर और फिर दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, जिससे कई जिलों की दूरी 100 किलोमीटर तक घट जाएगी और यात्रा समय लगभग 1.5 घंटे कम होगा। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने वोट चोरी को लेकर के कहा है कि अगर एक भी मतदाता का मत, उसका अधिकार, उसका अस्तित्व छीना जा रहा है, उससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मतदाता जो मालिक है, जिसको चुन करके भेजा गया है, नरेंद्र मोदी को 3 बार चुन करके भेजा, नीतीश कुमार को 20 साल से मुख्यमंत्री बनाए रखा है, तो फिर अब तक क्या फर्जी वोटर्स ने बना रखा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, उसी मालिक ने हम लोगों को चुन करके भेजा है। या उस मतदाता का अगर नाम मतदाता सूची से काट दिया जाता है तो फिर इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, जो जीवित हैं, उनको आपने मृत घोषित क्यों किया? जब सवाल तो उठेंगे, उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बात केवल सत्ता में आने और फिर जाने की नहीं है। ये बीजेपी के लोग संविधान और फिर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अभी वोटर लिस्ट से नाम काटा है, बाद में राशन से काटेगा, पेंशन से काटेंगे। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण एकदम होना चाहिए। हम लोगों ने कब मना किया है? मेरी पत्नी का नाम दिल्ली से कटा है, यहाँ आधार कार्ड से जुड़वाइए। जब कुछ दिन पहले आधार कार्ड से नाम जुड़ा था, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि आधार कार्ड नहीं लेंगे, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 चीज़ें थी जिसको लेकर के हम लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर के भी शिकायत की थी, लेकिन उसका रवैया नकारात्मक रहा। दोस्तों, बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2025 के मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 31 अक्टूबर 2025 तक फ्री किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत फसल उत्पादन में 20% तक की क्षति होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और फिर 20% से अधिक क्षति होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। जब प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही सहायता राशि दी जाएगी। रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नगर पंचायत और फिर नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी इसके लिए पात्र हैं। दोस्तों, बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। दरअसल बात यह है कि बिहार में विद्यार्थियों को उन्नत शिक्षा उपलब्ध करने के लिए शुरू की जा रही मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 400 से 500 वर्ग फीट का स्थल चयन करने का निर्देश जारी किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे अपने पत्र में कहा गया है कि इसके लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रखंड संसाधन केंद्र सबसे अनुकूल स्थल है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि यदि बीआरसी में 400 से 500 वर्ग फीट का स्थल उपलब्ध नहीं हो, तब किसी अन्य उपयुक्त स्थल का चयन करके इसकी सूचना विभाग को जल्द भेजा जाए। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से छात्र और फिर छात्राएं जेईई, नीट, क्लेट आदि परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन कर सकेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक बिल की कड़ी आलोचना की है। इस बिल के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और फिर मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। यह तेजस्वी यादव का आरोप है कि ये बिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे मुख्यमंत्रियों का ब्लैकमेल करने और फिर परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। ये बिल लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। भाजपा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। इस बिल के जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाएगा और फिर उनकी सरकारों को अस्थिर किया जाएगा। जब विपक्षी नेताओं ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस बिल की आलोचना की है और कहा कि ये बिल भारत को मध्ययुगीन समय में ले जाने जैसा है। वहीं पर बीजेपी ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य सरकार को जेल से चलने से रोकना है और फिर ये बिल लोकतंत्र के हित में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल जनता की अपेक्षाओं की आलोचना अनुरूप है और इसके जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। दोस्तों,
दोस्तों बिहार में कुल 38 जिले हैं या 40 जिले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के बयान के बाद बवाल मच गया है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को चुनौती दे डाली है। दरअसल बात यह है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हाल ही में कहा कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों का नाम नहीं पता होगा। हालांकि वास्तविकता यह है कि बिहार में वर्तमान में केवल 38 प्रशासनिक जिले हैं। प्रशांत किशोर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर मजाक और बहस शुरू हो गई है। इसके जवाब में पार्टी ने सफाई दी है। ये सफाई के बावजूद भी सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ये विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग अब भी इस विवाद पर अपनी राय शेयर कर रहे हैं। दरअसल बिहार में जिलों की संख्या को लेकर के विवाद शुरू हुआ, जहाँ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों का नाम नहीं पता होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि बिहार में 38 प्रशासनिक जिले हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई है, जहाँ बाद में जेएसपी ने सफाई दी है कि 38 प्रशासनिक जिलों के अलावा 2 पुलिस जिले बगहा और नवगछिया भी है। जहाँ ये प्रशासनिक जिले नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था और फिर पुलिसिंग के लिए बनाए गए विशेष जिले हैं। इस पूरे विवाद में लोग मजाक कर रहे हैं और फिर बिहार में जिले की संख्या को लेकर के सटीक जानकारी पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल है कि बिहार में 38 जिले हैं या 40 जिले हैं, ये भी सवाल। दरअसल बिहार में कुल 38 प्रशासनिक जिले हैं। हर जिले का नेतृत्व जिला अधिकारी करते हैं, यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। वहीं पर जिलाधिकारी जिले में राजस्व, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर प्रशासन से जुड़े हुए सभी कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं पर पुलिस जिले के बारे में अगर बात किया जाए तो पुलिस जिले प्रशासनिक जिले से अलग होते हैं और मुख्य रूप से कानून व्यवस्था और फिर अपराध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। जहाँ इन पुलिस जिलों में अलग पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी तैनात होते हैं और सीमाओं तथा अपराध नियंत्रण को लेकर बेहतर तरीके से संभालते हैं। बिहार में वर्तमान में 2 पुलिस जिले हैं, जब बगहा और नवगछिया। बगहा बेतिया जिले के अधीन है, वहीं पर नवगछिया भागलपुर जिले के अधीन है। जब प्रशांत किशोर की राहुल गांधी को दिए चुनौती के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। जब इस बयान के बाद ट्विटर, फेसबुक और फिर इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कई लोग प्रशांत किशोर को ट्रोल करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग इस विवाद को लेकर के अपने अपने मीम्स और टिप्पणियां शेयर कर रहे हैं। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ऐसे में जमीन से जुड़े हुए हर परेशानी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कई स्थानों से गड़बड़ी और फिर लापरवाही की खबरें भी सामने आ रही है। इसी बीच सरकारी जमीन के साथ खेल करने वाले 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। तीनों अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल बात है कि मामला बगहा 2 प्रखंड के त्रिभुवनी पुलिस गाँव का है, जहाँ पर सरकारी जमीन को रिश्वत लेकर के नामांतरण करने के गंभीर मामले में अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन राजस्व कर्मचारी जगदीप राम, राजस्व पदाधिकारी विनय कुमार शर्मा और फिर तत्कालीन सीओ निखिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और फिर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। दोस्तों बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं की वोटर अधिकार यात्रा तेजी से जारी है। जैसे शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई और फिर मुंगेर के दौरे के दौरान नेता जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और फिर लोकतंत्र की सुरक्षा, चुनाव सुरक्षा, सुधार और फिर नागरिक अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं। यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है और फिर इससे आम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास भी मजबूत हुआ है। इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा है कि हम सभी गठबंधन के साथ हैं और 243 सीटों पर जोरदार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी के महागठबंधन छोड़ने की खबर तेजी से फैल रही थी। इस बीच उनका ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। जब वोट अधिकार यात्रा के दौरान वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा है कि हम सभी गठबंधन के साथ हैं और फिर 243 सीटों पर जोरदार से चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं और फिर उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बड़ा दावा कर दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे कल रात और पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर खुल करके अपनी बात रखी, जिसमें अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनके पिता की वापसी का दावा भी शामिल है। वहीं पर जब पत्रकारों ने निशांत कुमार से पूछा है कि क्या इस बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं देगी, तो फिर उन्होंने इन अटकलों को खारिज कर दिया। निशांत कुमार ने कहा कि नहीं, सब लोगों ने घोषणा किया है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और विपक्षी गठबंधन इंडिया
लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के विपक्षी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर निशांत कुमार ने कहा कि ये चुनाव आयोग का मामला है और फिर वही इसे देखेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर अधिक टिप्पणी करने से परहेज किया है। दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक अनूठी पहल की है। जब लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पटना तक का लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। जब ब्यूरो ने फैसला किया है कि इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी जिलों और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों से सीधे मिलेंगे और फिर उनकी शिकायतें दर्ज करेंगे। इस अभियान की शुरुआत भागलपुर और फिर पूर्णिया से हो रही है। ये बिहार के अन्य जिलों में धीरे धीरे लागू होगा। निगरानी ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए लोगों को अक्सर पटना आना पड़ता था, जिससे उन्हें समय और फिर पैसे की दिक्कत होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए ब्यूरो ने ये नया कदम उठाया है। अब अधिकारी स्वयं लोगों तक पहुंचेंगे ताकि शिकायत दर्ज करना आसान हो और भ्रष्टाचारियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। ये पहल बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। इस अभियान की शुरुआत 21 से 23 अगस्त 2025 तक भागलपुर और पूर्णिया से हो रही है। निगरानी ब्यूरो के अधिकारी इन जिलों में पहुंच चुके हैं और फिर लोगों से मिलकर के उनकी शिकायतें सुन रहे हैं। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव सुर्खियों में बने हुए हैं। जो हर दिन तेज प्रताप यादव के एक के बाद एक ट्वीट करके सियासी संग्राम शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, एक बार फिर से तेज प्रताप यादव के ट्वीट ने हलचल तेज कर दी है। दरअसल देर रात तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके कहा कि 5 जयचंदों में से एक बिहार छोड़ करके भागने वाला है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने रावण और भगवान हनुमान की तस्वीरें शेयर की है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट में लिखा है कि एक महत्वपूर्ण सूचना, 5 जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़ करके भागने वाला है। आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार समेत भागने की तैयारी कर चुका है। जब चुनाव का समय आया तो फिर मैदान छोड़ करके भागना ये क्या दर्शाता है? आप जनता और मीडिया के भाई बंधु ही तय करें। कोई भी जयचंद मेरी नज़रों से बच नहीं सकता है। धीरे धीरे और भी बचे हुए जयचंदों का भी चेहरा और चरित्र जल्द सामने आएगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वहीं पर सभी मीडिया बंधु साथियों से कहना है कि अलर्ट मोड पर रहिए। ये जयचंद पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन या फिर पटना बस स्टैंड से भी जाकर के भाग सकता है। बिहार की राजनीति में फिर से एक बार शब्दों का तीर चला है। इस बार धनुष संभाला है राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने। मंच से उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बेशर्म हो चुके हैं और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को केवल विरोधी नहीं बल्कि राजनीतिक खलनायक की उपाधि भी देते हुए कहा कि जब जब चुनाव आते हैं राहुल गांधी और उनके साथी नौटंकी करने निकल पड़ते हैं। कभी अराजकता की फसल बोते हैं तो कभी सामाजिक सौहार्द को तोड़ने का असफल प्रयास। जब उनके अनुसार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राजनीति को अपने खानदानी जागीर समझ बैठे हैं, जैसे सत्ता कोई धरोहर हो और जनता महज बंधुआ प्रजा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने व्यंग कसते हुए कहा कि सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग जनता के दुख दर्द को क्या समझेंगे? या इनका काम है केवल संवैधानिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा करना और संसद में नौटंकी करके ये जताना कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कटाक्ष किया है कि ये वही लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति के लिए परदेशियों तक को वोटर बनाने का षड्यंत्र करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के सभी लोग शामिल हैं। वहीं पर यात्रा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर के हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आप सभी से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वोट चुरा करके बनी सरकार कभी जनता की सेवा करने की मंशा रख सकती है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपके वोटों की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उन्हें आपकी समस्याओं की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात आपके सामने हैं। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। सरकार पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती रहती है। जब वहीं पर उन्होंने कहा है कि नीट, एसएससी और फिर पेपर लीक जैसे घोटालों ने लाखों छात्रों का कैरियर बर्बाद कर दिया है। सरकार ने आंखें मूंद ली है। दोस्तों, अब बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा करके आवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मामला उजागर हुआ है। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर अंचल के कार्यपालक सहायक ने पबरा निवासी शिवराज
कुमार पर आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर के ऑनलाइन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरअसल आवेदक द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आवेदन के में गलत तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा करके खुद का नाम पता देकर के आवास प्रमाण पत्र का निर्गत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इस मामले में सुसंगत धाराओं में मंझोल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस प्राथमिकी में कार्यपालक सहायक पल्लवी कुमारी ने बताया है कि आवेदक शिवम कुमार पिता सुभाष कुमार ग्राम पबरा वार्ड नंबर 1 थाना चेरिया बरियारपुर के दिनांक 7 जुलाई 2025 को सरकारी वेबसाइट पर फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन फॉर्म जमा किया था। आवेदक द्वारा फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने फोटो की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो अपलोड किया गया है और इनके द्वारा जानबूझ करके सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया। दोस्तों, दीपावली और छठ पूजा के लिए बिहार आने वाली ट्रेनों में वो टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। रेलवे के नए नियम के अनुसार अब टिकटों की बुकिंग 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। इस समय टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन सुबह टिकटों की बुकिंग खुलते ही कुछ समय में ट्रेन भर जा रही है। IRCTC पर ट्रेन के नाम के आगे बस रिग्रेट लिखा आ रहा है। स्लीपर AC तो छोड़िए, AC2 और AC1 में भी बस रिग्रेट लिखा हुआ मिल रहा है। एक न्यूज़ चैनल ने 18 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक की बिहार जाने वाली कई ट्रेनों का हाल देखा, लेकिन सभी ट्रेनों में रिग्रेट ही लिखा मिला है। ऐसे में दीपावली छठ पर घर जाने वाले हर बिहारी यही सोच रहा है कि कैसे घर जाए बहू, कैसे बिहार जाए। आपको बता दूं कि इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दीपावली के 6 दिन बाद छठ महापर्व का त्यौहार मनाया जाएगा। दीपावली और फिर छठ के समय दिल्ली, मुंबई, पुणे, पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु सहित देश के तमाम शहरों से बड़ी संख्या में त्यौहार मनाने बिहार के लोग अपने घर जाते हैं। इस समय ट्रेनों में भारी भीड़ होती है। वहीं पर रेलवे के नए नियम के अनुसार 2 महीने पहले टिकटों की बुकिंग शुरू होती है। ऐसे में 20 अक्टूबर को दीपावली और फिर 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनने वाले छठ महापर्व को लेकर के लोग टिकटों की बुकिंग शुरू कर चुके हैं, लेकिन टिकटों की बुकिंग का टाइम शुरू होते ही कुछ मिनटों में पूरी ट्रेनें भर जा रही है। कुछ ही मिनट में लंबी वेटिंग और फिर रिग्रेट दिखने लगती है। दोस्तों, किशनगंज से आई एक खबर समाज के लिए बड़ी सीख है। किशनगंज के दिगलबैंक थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी को प्रशासन और चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन की टीम ने मिलकर के रोक दिया है। दरअसल ये शादी पूरी तैयारी के साथ हो रही थी। दुल्हन सज धज करके तैयार थी और बारात भी लड़की के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, ऐसा मानना है। जी हाँ, हकीकत है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन समय रहते मिली सूचना और फिर प्रशासन की तत्परता से ये बाल विवाह टल गया। यह मामला तब सामने आया जब जन निर्माण केंद्र और फिर चाइल्ड हेल्पलाइन को गुप्त सूचना मिली कि नाबालिग लड़की की शादी रचाई जा रही है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। यह टीम में दिगलबैंक अंचल अधिकारी गीतिका गरिमा, स्थानीय मुखिया मोहम्मद जैद अजीज और फिर पुलिस प्रशासन भी शामिल था। वहीं पर जैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां पर शादी की तैयारियां देख करके उन्होंने परिवार को समझाया। टीम ने सबसे पहले उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी और बताया है कि नाबालिग की शादी कराना गैर जमानती अपराध है। यह अधिकारियों ने यह भी समझाया है कि बाल विवाह से बच्चों का शारीरिक और फिर मानसिक विकास बाधित होता है, लड़कियों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, या जल्दी मां बनने के खतरे से उनकी सेहत पर असर पड़ता है और फिर उनका पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है। वहीं पर परिवार जब प्रशासन और फिर चाइल्ड हेल्पलाइन की बातें सुनी तो फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत शादी रोकने का निर्णय लिया और इसकी लिखित गारंटी भी दी कि लड़की की शादी अब 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही होगी। वहीं पर अंचल अधिकारी गीतिका गरिमा ने मौके पर कहा कि नाबालिग बच्चों की शादी करवाना कानून अपराध है। ये बच्चों की शिक्षा और फिर विकास को खत्म कर देता है। समाज को भी चाहिए कि वे इस तरह की गतिविधियों से बचें और आसपास होने वाले बाल विवाह की सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। वहीं पर इस कार्रवाई में संस्था के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जफर अंजुम, सभी अनवर और फिर कई सारे लोग शामिल थे। वहीं पर किशनगंज जिला में यह घटना केवल एक शादी को रोकने भर नहीं है, बल्कि ये संदेश देने वाली है कि प्रशासन और समाज की जागरूकता से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोका जा सकता है। बारात लौट गई, शादी रुकी, लेकिन इस कार्रवाई ने एक लड़की का भविष्य बचा लिया।
दोस्तों, मदरसा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जम करके विरोध जताया है। यह घटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह के दौरान बापू सभागार में हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब मदरसा शिक्षकों की नाराजगी मुख्य रूप से वेतन अवमुक्ति पर केंद्रित है। पूरी घटना के बारे में अगर बात किया जाए तो समारोह में भाग लेने वाले शिक्षकों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इस मौके पर मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन या फिर मानदेय को लेकर के कोई घोषणा करेंगे, पर भाषण के दौरान उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की, जिस पर मदरसा शिक्षक नाराज हो गए। जब उन्होंने सभा में पर्चे दिखाए और मंच पर नारों की बौछार लगा दी। वहीं पर आक्रोश इतनी बढ़ गया कि पुलिस हस्तक्षेप को बाध्य हुई। जब मुख्यमंत्री नाराज शिक्षकों से ज्ञापन भी लिया। जब शिक्षकों का कहना था कि 2011 में मदरसों को वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक 1646 मदरसों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूरा मुद्दा के बारे में अगर बात की जाए तो ये विरोध केवल एक ट्वीट या फिर स्टोरी नहीं है, ये उनका सत्यापन वाला मुकाबला है, जहां पर शिक्षक महीनों वेतन के लिए तरस रहे हैं। जब कई शिक्षक शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर के पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अपनी अनदेखी का एहसास सबसे ऊपर सामने आया। ये पूरे बिहार में मदरसा शिक्षकों की स्थिति का उदाहरण है। 2011 की घोषणाएं अधर में लटक रही है और फिर सरकारी जवाबदेही की कमी ने उन्हें विरोध के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दूं कि हाल ही में राज्य शिक्षा विभाग ने मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं, जो 458 मदरसों की संरचना, शिक्षकों की संख्या, योग्यता और फिर छात्र गणना की समीक्षा से जुड़ी हुई है। लेकिन तथ्य यह है कि अब तक कई मदरसों को मंजूरी रद्द करने, वेतन की रोक और फिर शिक्षा बोर्ड के विघटन तक के कदम उठाए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी संरचनात्मक समस्या जस की तस बनी हुई है। जब कुल मिलाकर के पटना के इस कार्यक्रम में हुई नाराजगी सिर्फ एक हंगामा नहीं, एक लंबे समय से चली आ रही अनदेखी की प्रतिक्रिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, किशनगंज में प्रशांत किशोर बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर जम करके हमला बोला। दरअसल बात है कि किशनगंज की राजनीति इन दिनों बेहद गर्म हो गई है। पहले से ही यहाँ की सियासी जमीन आरजेडी, जेडीयू, एआईएमआईएम और भाजपा जैसे दलों की खेमेबाजी से गरमाई हुई थी। अब जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने माहौल को और भड़का दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत किशनगंज पहुंचे थे, जहाँ पर बेलवा में आयोजित एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर विवादित टिप्पणी कर दी। अपने भाषण में उन्होंने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर के सत्ता और फिर विपक्ष दोनों पर तीखे हमले किए। लेकिन जब बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर आई तो उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दिलीप कुमार जायसवाल खुद को बहुत बाहुबली समझते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दिलीप कुमार जायसवाल खुद को बहुत बाहुबली समझते हैं। 3 महीने के अंदर इन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा। उन्होंने जनता का पैसा लूटा है और मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। यकीन मानिए इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे ही उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। किशनगंज के साथ साथ पटना तक राजनीतिक गलियारों में इस बयान की चर्चा होने लगी। एनडीए नेताओं ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया और कहा है कि लोकतंत्र में इस तरीके के बयानबाजी की कोई भी जगह नहीं है। वहीं पर राजद और कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे जनता के गुस्से की झलक बताते हुए जायसवाल पर गंभीर आरोपों की जांच की मांग कर डाली। वहीं पर दूसरी ओर किशनगंज में पहले से ही राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते रहे हैं। जेडीयू के कद्दावर नेता मास्टर मुजाहिद आलम अब आरजेडी में शामिल होकर के कोचा धमन से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं, जबकि मौजूदा विधायक इजहार अस्पी भी उसी सीट से राजद की टिकट के दावेदार हैं। वहीं पर एआईएमआईएम से सफीक ठेकेदार के मैदान में उतरने की चर्चा है और अमोर से खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इन परिस्थितियों में प्रशांत किशोर का ये बयान न सिर्फ किशनगंज बल्कि पूरे सीमांचल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। एक और जहां पर वे खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर उनके तीखे और विवादित बयानों ने उनके खिलाफ भी आलोचनाओं की बाढ़ ला दी है। कुल मिलाकर के किशनगंज की मौजूदा राजनीति अब सियासी दावेदारी के साथ साथ बयानबाजी की तपिश से भी गर्मा चुकी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, किशनगंज के पूर्व विधायक आरजेडी के किशनगंज जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा साहब इस्तीफा दे दिए हैं। जी आरजेडी को टाटा बाय बाय कर दिए हैं। इनका कारण क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने इनसे बात कर ली है, आपको इनके कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि इन्होंने फोन पर हमसे क्या बात की है। फोन पर इसलिए बात किया गया क्योंकि ये भी किशनगंज में मौजूद नहीं है, तो हम कॉल पर ही इनसे बात करने के लिए ठीक समझा, तो इसलिए कॉल पर इनसे बात की। तो इनका कहना है कि आरजेडी से इस्तीफा देने का कारण मेरा निजी जीवन है, निजी कारण है, निजी कारणों की वजह से हमने इस्तीफा दी है। हालांकि इनसे पूछा गया है कि क्या अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए तो इस्तीफा नहीं दिए, तो इनका कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस निजी कारण की वजह से इस्तीफा दिया गया है। साथ ही साथ इनका हमने इनसे ये भी पूछा कि आपके विधानसभा चुनाव है आगे चल करके, तो आप कहीं चुनाव लड़ने के लिए तो इस्तीफा नहीं दिए, किसी अन्य पार्टी से लड़ने की चुनाव लड़ेंगे, तो उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये भी बात की कि कहीं संगठन से कोई नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि किशनगंज आरजेडी संगठन से कुछ दिन पहले अपनी नाराजगी जता चुके हैं, खासकर के केडीबी लाइव के कैमरे के सामने में ही, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इनका साफ कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निजी कारण है जिसकी वजह से हमने इस्तीफा दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए जो हम कमरुल हुदा साहब से, जो कि किशनगंज के विधायक रह चुके हैं, उनसे हमने बात की है। दोस्तों, माई बहन मान योजना के तहत कांग्रेस और आरजेडी यानी कि महागठबंधन द्वारा एक घोषणा की गई है कि अगर उनकी सरकार आती है बिहार में, तो हर महिलाओं को, हर पात्र महिलाओं को 2525 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब इसको लेकर के एक नई ताज़ा अपडेट सामने आई है कि किशनगंज में कई लोग इसको लेकर के घर घर जाकर के इस तरीके का फॉर्म भराया जा रहा है, और फॉर्म भरने के बदले में 20 रुपये वसूली किए जा रहे हैं प्रति फॉर्म के बदले में। जहाँ हाल फिलहाल ही किशनगंज के पोठिया प्रखंड के धनतोला गांव से एक वीडियो सामने आया है, जहां पर माई बहन मान योजना के तहत फॉर्म भराया जा रहा है, और उस फॉर्म भरने के बदले में, उस फॉर्म भरने के एवज में 20 रुपये अवैध वसूली की जा रही है। जी हाँ, ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं और ये वीडियो सामने आया है। हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है, क्या सच में इस तरीके की चीज़ है। दरअसल जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में कांग्रेस की तरफ से ये फॉर्म है और एक पर्ची है, उस पर्ची में 25 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिए जाने की घोषणा की गई है। उस पर्ची में किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन साहब की तस्वीर है, साथ ही साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी इसमें तस्वीर लगी हुई है। तो ये साफ जाहिर होता है कि ये कांग्रेस की तरफ से पर्ची दिया जा रहा है, और उसके बदले में शायद एक फॉर्म भी भराया जा रहा है, और उस फॉर्म के बदले में 20 रुपये पर्ची पर प्रति महिला से लिया जा रहा है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दरअसल बात यह है कि जो ये मामला जो जहाँ से आया है, किशनगंज के पोठिया से, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं शम्स आगाज साहब, जो कि AIMIM के नेता हैं और किशनगंज विधानसभा के दावेदार भी माने जाते हैं। इनसे हम बात करेंगे इन चीज की सच्चाई के बारे में, क्योंकि इनके संज्ञान में भी ये मामला सामने आया है कि आखिर ये सच्चाई क्या है। यहाँ बताया जाता है कि इस तरह के मामले सिर्फ किशनगंज विधानसभा से नहीं, जब और भी कई सारे विधानसभा से सामने आया है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कोचा धामन के किसी क्षेत्र से इस तरह का वीडियो सामने आया, जिसमें 20 रुपये प्रति फॉर्म के बदले लिया जा रहा है, जो